डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट एंड एनवायरनमेंट में सॉइल प्रोफाइल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि सॉइल का क्या महत्व है, सॉइल का जनरल इंट्रोडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल डेवलपमेंट कैसे होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि सॉइल जो है उसमें सॉइल के अगर हम भूमि के अंदर जमी हुई जो विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, अगर हम सॉइल की भूमि की किसी भी भूमि की खुदाई करते हैं तो भूमि में जो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, लेयर्स दिखती हैं, उसी लेयर को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल जैसे चट्टानों का अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुई फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे वर्षा से, वायु से, ताप से, और इसी तरह से केमिकल जो वेदरिंग में केमिकल फैक्टर, केमिकल रिएक्शंस हुई, जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, अपचन हुआ, और जैविक क्रियाएं हुई, जैविक बायोलॉजिकल वेदरिंग हुई, उसके फलस्वरूप ग्लाइकेन, बैक्टीरिया आदि काम करते हैं। तो इस प्रकार से वेदरिंग होगी। अब उस वेदरिंग के कारण क्या होगा, ये क्रिया बहुत ही धीरे धीरे होती है, और ह्यूमस के निर्माण की, ह्यूमस बनने की क्रिया भूमि की ऊपरी सतह पर अधिक और गहराई में कम होती है। इससे विभिन्न परतों के अंदर मिट्टी के विभिन्न लेयर्स जो होती हैं उनके अंदर रंग में, उनकी रूप और संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से अगर हम किसी भी मृदा की, अगर किसी भी भूमि की खुदाई करते हैं तो खोदी जाए तो हम देखते हैं कि मृदा के अंदर एक के ऊपर एक जमी हुई अनेक लेयर्स दिखती हैं। इसी लेयर्स को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है स्ट्रेटा, अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं। सॉइल प्रोफाइल को अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ये लेयर ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन में डिफाइंड होती है। अलग अलग परतों के अंदर, 3 परतों से मिलकर बनी होती है, इनको हम हॉरिजन कहते हैं। हॉरिजन ए एंड बी जो होते हैं वो वास्तविक मृदा बनाते हैं, मतलब ओरिजिनल सॉइल जो होगा हॉरिजन ए एंड हॉरिजन बी बनाते हैं। और हॉरिजन सी जो होता है वो, ये क्या है, ये चट्टाने का हॉरिजन सी जो होता है वो रॉक का अर्धखंडित भाग होता है, मतलब अभी आधा खंडित ही भाग है। रॉक का जो आधा खंडित भाग होता है वो सी हॉरिजन कहलाता है। और जैसे जैसे वेदरिंग होती जाएगी, वेदरिंग से ए और बी ओरिजिनल सॉइल का निर्माण होगा। इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल में 3 हॉरिजन हम देखते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन। ए हॉरिजन क्या है? ए हॉरिजन जो होता है वो सबसे ऊपर का स्तर होता है और इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। टॉप सॉइल का ये, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनको अपने उनके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस वो अलग अलग प्रकार के रूप में अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ए हॉरिजन का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर की लेयर को A00 लेयर कहते हैं। और इसमें, इस A00 लेयर पे क्या प्रेजेंट होगा, इसमें लीव्स होंगी, ब्रांचेस के इंटैक्ट या आंशिक रूप से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको A0 परत कहते हैं। उसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड A00, फिर उसके बाद नीचे A0 हुआ जिसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये अपघटित होने वाले अंग अपनी इसके अंदर पहचान खो गए कि कौन सा अपघटित पार्ट है। इस प्रकार A स्तर के A00 के नीचे A0 एंड देन A0 के नीचे का स्तर जो होता है A1 कहलाता है। इसके अंदर पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस पाया जाता है A1 स्तर पर, जो खनिज पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है। A1 की जो लेयर होती है वो गहरे रंग की होती है और A1 के नीचे A2 और A3 ह्यूमस की घटी हुई मात्रा। तो A1 के अंदर ह्यूमस की परसेंटेज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे A1 से हम A2 और A2 से हम A3 तक जाते हैं तब ह्यूमस की परसेंटेज होती है वो कम होती जाती है। इसलिए A1 से ये हल्के रंग के होते हैं, A जो होता है वो गहरा रंग का। तो इस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल का फर्स्ट पार्ट ए हॉरिजन A00, A0, A1, A2 एंड A3 में बटा हुआ रहता है। बी लेयर जो है, बी हॉरिजन जो होता है वो A स्तर के नीचे पाया जाता है। इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। और ये इस स्तर को मैचुरेशन के घटते क्रम में हम इसको B1, B2 एंड B3 के अंदर
पार्ट्स में बांट देते हैं। B1 परत A स्तर के समान ही होती है, इसके अंदर कणी इसमें कई तरह से कणी रचना भी उपस्थित होती है। B2 एंड B3 में सॉइल के ब्लॉक्स मिलते हैं और एल्यूमिनियम और आयरन के एग्रीगेशन, जो एल्यूमिनियम और आयरन के एग्रीगेशन से बनते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट जो होरिजन होता है उसको सी होरिजन कहते हैं। ये इनकम्प्लीट वेदर्ड चट्टानों का पार्ट जो होता है वो अभी इनकम्प्लीट वेदरिंग पूरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट चट्टानों का वेदर्ड पार्ट जो होता है वो सी होरिजन कहलाता है और ये नीचे की पृथ्वी की चट्टानें होती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक स्थान की सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है और क्योंकि वहां पर हर स्थान पर जो होता है उनके जो क्लाइमेटिक फैक्टर, जो जलवायु कारक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से टॉप सॉइल जो होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, अपर सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, जो वनस्पति की किसी भी वनस्पति की वास्तविक उत्पत्ति और उचित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इस प्रकार से ये हमारे सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़े, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन। सॉइल प्रोफाइल के बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट है उसमें मिनरल मैटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। मिनरल मैटर में क्या प्रेजेंट होगा? मिनरल मैटर के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं वो चट्टानों के वेदरिंग से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से उसमें अलग अलग साइज के कण जो होते हैं मृदा में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से जो सॉइल टेक्सचर की, अगर हम सॉइल की मृदा विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय संस्थान में उनको कणों को उन्होंने अलग अलग प्रकार के नाम दिए, जैसे कोरस ग्रेवल सॉइल जो थी फर्स्ट, जो जिनका साइज सबसे बड़ा होता है 5 से लेके अधिक होगा उसको कोरस ग्रेवल कहते हैं। फाइन ग्रेवल जो होती है वो 0.2 से लेके 5 तक रहती है। कोरस सैंड में 2 से 0.2 से 2 तक रहती है एंड फाइन सैंड में 0.02 से 0.2 और स्लिट जो होता है वो 0.002 से 0.02 होती है एंड क्ले सॉइल जो होती है वो 0.002 से भी कम होती है। इस प्रकार से कणों का अनुपात जो होता है उनमें खनिज पदार्थों की मात्रा, जल धारिता और उष्णता पर निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से सॉइल के कंपोनेंट्स मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल मैटर एंड वाटर एयर होते हैं। और जब हम सॉइल के मिनरल मैटर की बात करते हैं तो मिनरल मैटर में सॉइल के अंदर उपस्थित जो कण होते हैं उनके साइज के आधार पर इनको कोरस ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, कोरस सैंड, फाइन सैंड, स्लिट और क्ले में बांटते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉइल का टेक्सचर क्या होता है। सॉइल टेक्सचर में मृदा का गठन कैसे होगा? मृदा का गठन उसमें उपस्थित डिफरेंट साइज के कणों के अपेक्षित उसका टेक्सचर जो होगा, उसमें जो कण उपस्थित होते हैं उनका क्या साइज है, उनके डिफरेंट कणों के बीच में क्या रेशियो प्रेजेंट होता है उस पर निर्धारित होता है। इसी आधार पर फर्स्ट जो टाइप की सॉइल जो होगी वो सैंडी सॉइल कहलाती है, जिसमें सैंड पार्टिकल्स की मात्रा अधिक होती है। और सेकेंड पार्ट जो है वो उसमें हम देखते हैं क्ले सॉइल है, जिसमें क्ले की परसेंटेज ज्यादा होगी। लूमी में क्ले एंड जो लूम जो होता है वो उनके बराबर मात्रा उपस्थित होती है। सैंडी लूम में लूम की परसेंटेज होती है वो बालू से जो आपके सैंड से ज्यादा होती है। स्लिट लूम दोमट जिसको हम स्लिट लूम जो होती है उसको इसमें स्लिट की परसेंटेज ज्यादा होती है। क्ले लूम के अंदर क्ले जो होती है जो आपकी लूम सॉइल होती है उसमें स्लिट की परसेंटेज ज्यादा होती है। इस प्रकार से मृदा गठन का जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो सॉइल वाटर, एरेशन और रूट पेनिट्रेशन से भी इसका संबंध होता है। और इस प्रकार से सॉइल टेक्सचर की अकॉर्डिंग जो होता है वो हमने पढ़ा कि ये जिन भी कणों की परसेंटेज ज्यादा होगी उसके आधार पर उसका नाम होगा लूमी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी लूम सॉइल, स्लिट लॉम सॉइल एंड क्ले लॉम सॉइल होता है। इस प्रकार से जो कोरस पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बालुई मिट्टी जो होती है वो, अगर बालू मिट्टी है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो कोरस पार्टिकल, मोटे पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और हल्के जो लाइट टेक्सचर वाली कहलाती है। इनकी जो बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है और न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज उसमें कम होती है, यानी जो कोरस सैंड होती है, कोरस पार्टिकल्स होते हैं, जबकि पोरस स्पेस जो होती है उसमें अधिक होती है। चिकनी मिट्टी जो होती है उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स की बनी होती है, इसका हैवी टेक्सचर वाली कहलाती है। उनमें एरेशन
और जलधारिता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के अंदर वाटर लॉजिंग ज्यादा होती है। इस प्रकार से सबसे बेस्ट ग्रोथ के लिए दोमट या लूमी सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसमें सिल्ट, सैंड एंड क्ले का परसेंटेज लगभग बराबर रहता है। इस प्रकार से बालू की उपस्थिति, उसमें क्ले की उपस्थिति, दोमट मिट्टी में जो जो लोमी सॉइल होती है उसमें वायु और जल का आवागमन अच्छा होता है, मतलब इजीली एयर पास हो सकती है, वाटर हो सकती है, और इसमें इजी रूट पेनिट्रेशन भी होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है और फर्टिलिटी भी ज्यादा होती है। इस प्रकार से ये हम सॉइल टेक्सचर में ये पढ़ते हैं। सॉइल वाटर क्या है? सॉइल वाटर में मृदा में जल भी मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से मृदा के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान भी पाया जाता है, उसको हम एयर स्पेस कहते हैं। वर्षा का कुछ जल इन अवकाशों में भरा रहता है, जिसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। इस प्रकार से कैपिलरी वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होता है। कैपिलरी जल की मात्रा मृदा के कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मृदा के कण छोटे होंगे उसकी कैपेसिटी जो होती है वो जल धारिता जो होती है वो अधिक होती है। जल की अधिकता पौधे के लिए बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है तो तब वाटर लॉजिंग हो जाती है, और इससे जो पुअर एरेशन होता है, वाटर ज्यादा हो जाएगा तो एरेशन कम होता है। इससे जल प्लांट जो होता है वो अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद भी उस जल को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए वो सिर्फ पानी जब पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तो पुअर ग्रोथ हो जाती है। इस प्रकार से कुछ जल की मात्रा के आधार पर कुल मात्रा को हम होलार्ड कहते हैं, पानी में उपलब्ध होने वाले जल को क्रिसार्ड कहते हैं, और जो उपलब्ध नहीं होता उसको एकार्ड कहते हैं। इस प्रकार से मृदा जल को निम्नलिखित शब्दों से हम प्रयोग करते हैं। वाटर लॉजिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मृदा में गुरुत्व जल के विरुद्ध कोशिकाओं में रह जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब बारिश हो गई, बारिश के बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब पानी नीचे चला जाता है वो उसकी बचा हुआ जो जल की प्रतिशत मात्रा होती है वो उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। और फील्ड कैपेसिटी केमिकल बॉन्डेड वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर, इन सब की परसेंटेज टोटल होता है। तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू होगा कैपिलरी वाटर प्लस हाइड्रोस्कोपिक वाटर प्लस केमिकली बाउंड कंबाइंड वाटर एंड वाटर वेपर्स का होता है। और मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है नम मृदा को गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना अपकेंद्री बल से प्रभावित करने के पश्चात जो मात्रा रह जाती है वो उसकी मॉलिक्यूलर मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाती है। नेक्स्ट होता है सॉइल एयर। सॉइल को, मृदा को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये श्वसन से प्राप्त ऊर्जा, जो जितनी ऊर्जा मिलेगी वो पौधे मूल की वृद्धि और नए मूल रोग बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से जल अवशोषण निरंतर उससे बना रहता है। शीर्ण वातावरण वाले के एरेशन कंप्लीटली नहीं है तो वहां पर CO2 इकट्ठी हो जाएगी जो पौधों के लिए हानिकारक होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए और CO2 की परसेंटेज ज्यादा हो जाए तो कुछ विषैले पदार्थ जो होते हैं बनने लग जाते हैं, जैसे H2S, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो पौधे की ग्रोथ को इनवर्सली हानिकारक प्रभाव देते हैं। इस प्रकार से मृदा वायु के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो होता है इसी के द्वारा श्वसन क्रिया होती है पौधों में। ह्यूमस निर्माण और बीजों के अंकुरण के लिए मृदा वायु आवश्यक होती है। सूक्ष्म जीवों का जल अपघटन जो होता है वो उनका अपघटन की क्रिया भी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट करती है। मृदा वृद्धि हो, मूल की वृद्धि हो या मूल रोम की ग्रोथ हो, उसके लिए मृदा एरेशन होना जरूरी होता है। पुअर एरेशन होगा तो प्लांट्स में कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं, जैसे न्यूमेटोफोर और इस प्रकार से बटरेस रूट का निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर में सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल टेक्सचर पढ़ा, सॉइल वाटर पढ़ा एंड सॉइल एयर के बाद लास्ट होता है सॉइल टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो होता है वो मृदा के भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मूलों द्वारा जल व लवणों के अवशोषण की दर, बीजों के अंकुरण में, पादपों के भूमिगत भागों की वृद्धि के लिए अत्यधिक सीमा तक प्रभावित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिक टेम्परेचर जो होता है, मतलब प्लांट में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उपापचय, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं या जल अवशोषण, उसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री होता है। लेकिन अगर इससे नीचे हो जाएगा तो अवशोषण की दर कम हो जाएगी और हिमांक पर अवशोषण दर बिल्कुल
बिल्कुल नगण्य होता है। इस प्रकार से कोल्ड सॉइल में पुअर वेजिटेशन होता है और प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, और वार्म सॉइल में वृक्षों की अधिकता होती है। इस प्रकार इसको हम सॉइल थर्मामीटर के द्वारा सॉइल का तापक्रम का नापन करते हैं। तो सॉइल टेम्परेचर जो होता है कई कारकों पर निर्भर करता है कि मृदा के सतह का गठन रंग कैसा है, उसका गठन कैसा है, मृदा में जल की मात्रा कितनी है, पोरोसिटी कितनी है, वहां पर स्टिफनेस कितनी है आदि पर। इस प्रकार से नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं कि सॉइल का में ऑर्गेनिक मैटर कितने होते हैं। मृदा में खनिज पदार्थों के साथ वर्ष भर कार्बनिक पदार्थ जुड़ते रहते हैं। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत 10% होता है, का प्रतिशत 10% होता है। फिर भी किसी स्थान पर वनस्पति और वृद्धि उस पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। मृदा में पौधों और जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जब उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए उनका जब अपघटन रहता है तो ऑर्गेनिक मैटर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से भूमि के ऊपर सूखे पत्तियों के भाग हो जाएंगे, मृत जानवरों की एक परत बन जाती है, उसका अपघटन होगा और इस परत का वह भाग जिसमें जंतु पौधों के मृत भागों का अपघटन नहीं हुआ है, अर्थात वो पार्ट जो होता है वो लिटर कहलाएगा। लिटर के नीचे का वह भाग जिसमें मृत भागों का आंशिक अपघटन हो गया है वो डफ कहलाता है। तो लिटर यानी जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, और डफ वो पोर्शन कहलाएगा जिसमें मृत पदार्थों का आंशिक अपघटन हो गया। इसके नीचे की परत जिसमें पौधों के मृत भागों का अपघटन अधिक हो जाता है और वो बिल्कुल पहचान जाते हैं, उसको हम ह्यूमस परत कहते हैं। इस प्रकार पादपों में जंतुओं और के मृत भागों के सड़ने गलने से एक भूरे पदार्थ का निर्माण होता है। इस भूरे पदार्थ को ही काले और भूरे पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का और भी अधिक अपघटन होगा तो उसमें खनिज लवण मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पादपों और जंतुओं के मृत भागों का अपघटन होकर ह्यूमस में बनना ह्यूमिसिफिकेशन कहलाता है, और ह्यूमस का मिनरल लवणों में परिवर्तन मिनरलाइजेशन कहलाता है। इस प्रकार से ह्यूमस का निर्माण वहां की वनस्पति और जलवायु पर निर्भर करता है। ह्यूमस जो होता है कि निर्माण की दर उसके रासायनिक संगठन को भी निश्चित करते हैं। अपघटित होने वाला मृत भागों की प्रकृति, मृत भागों का अपघटन करने वाले जीवों की प्रकृति, तापमान, कमी, नमी, नाइट्रोजन सप्लाई, एरिएशन, ये सब उसकी इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमस भी दो तरह का होता है, मोर ह्यूमस एंड मल ह्यूमस। मोर ह्यूमस के अंदर अपघटनकारी जीवों का अभाव होता है, जबकि मल ह्यूमस के अंदर जीवों की बहुलता होती है। जो मोर ह्यूमस जो होता है उसकी वो कठोर और नॉन पोरस होता है, जबकि ये लूज एंड पोरस होता है। इनमें मोर ह्यूमस के अंदर अपघटन की क्रिया बहुत धीरे होती है और उसमें खनिज लवण कम होते हैं, जबकि यहाँ पर मल ह्यूमस के अंदर अपघटन की क्रिया तेज होती है और उसमें लवण और ह्यूमस बराबर होते हैं। ह्यूमस जो होती है वो पादपों के लिए आवश्यक है। इसमें ह्यूमस है तो प्लांट को कंप्लीटली पूरी तरीके से खनिज लवणों की प्रचुरता होगी और वो मृदा जो होगी वो ज्यादा फर्टाइल होगी। इस प्रकार से ह्यूमस मृदा की जलधारिता को, हिल कैपेसिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। ह्यूमस के कारण पोरोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए जल का परकोलेशन जो होता है, परकोलेशन और गैसों का आवागमन अधिक हो जाता है। ह्यूमस मृदा जो होती है वो जीवों के लिए भोजन का भी स्रोत होती है और श्वसन हेतु ये ऑक्सीजन जल का भी काम करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर में हमने ह्यूमिसिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की क्रिया के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं सॉइल रिएक्शन क्या होती है। सॉइल रिएक्शन का मतलब होता है मृदा जो होती है अगर हम केमिकली देखे जाएं तो वो न्यूट्रल भी हो सकती है, एसिटिक और एल्कलाइन हो सकती है। एसिटिक और न्यूक्लाइन होने के कारण यानी उनमें H आयन और OH की कंसंट्रेशन के आधार पर उसको हम एसिटिक और बेसिक कहेंगे। यदि किसी मृदा में H और OH की मात्रा दोनों ही बराबर है तब उसको न्यूट्रल कहेंगे, लेकिन जब pH H जो होगा वो अधिक होती है तब pH 7 से कम होगी और OH की मात्रा बढ़ने पर pH ज्यादा होगी, वो क्षारीय कहलाएगा। इस प्रकार से मिट्टी में अधिक एल्कलिनिटी या एसिडिटी जो होती है वो भी पौधे के लिए हानिकारक होती है और ये पौधे की वाइबिलिटी पर और न्यूट्रिएंट सप्लाई को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से पीएच का मान जो होता है वो अगर 3 या
मोर देन 9 होता है तो वो प्लांट को हानि पहुंचाती है। सूक्ष्म जीव अम्लीयता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अगर और जीवाणु जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया जो होते हैं, वो अल्कलाइन मीडियम में रहते हैं और पीएच 6 के नीचे उनकी क्षति हो जाती है। संवहनी पादप जितने भी हैं वो पीएच 3.5 से 8.5 के बीच में स्वस्थ रहते हैं। और कुछ जो होते हैं वो एसिड टॉलरेंट भी होते हैं और कुछ बेस टॉलरेंट भी होते हैं। इस प्रकार से उदासीन या आंशिक अम्लीय मृदा पौधों के लिए उपयुक्त पाई जाती है और जितने भी कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं वो सब अम्लीय मृदा में ही उगते हैं, जबकि लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है वो उनकी उस अम्लीय एसिडिक सॉइल के अंदर उनकी ग्रोथ कम होती है। इस प्रकार से ये हमारा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल रिएक्शन पर गए। इस प्रकार से सॉइल में भी कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उनको हम सॉइल बायोटा कहते हैं। और ये इनमें बैक्टीरिया है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, सॉइल फंजाई प्रेजेंट होती है और कुछ ऐसे प्लांट जिनमें राइजोइड्स एंड होल्डप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो हायर प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स एंड राइजोम्स वाले प्लांट होते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं, कुछ लिथोफाइट और कैस्मोफाइट्स भी उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम सॉइल बायोटा के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। थैंक यू।